नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला के अगले पार्ट को और देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से इम्पॉर्टेंट है और विगत परीक्षाओं में उन प्रश्नों को पूछा भी गया है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ठीक है, पहला है बच्चे कम गलतियां करें। दूसरा, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ठीक है ना। तो सबसे अब यहाँ पूछ रहा है कि समर्थन नहीं करती है, तो इसका सही विकल्प होगा बच्चे कम गलतियां करें। ये नहीं है, गलतियां अगर नहीं होंगी तो आपको स्वतंत्र वातावरण जो अधिगम होता है वो मिलेगा ही नहीं, और जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक आप प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप में कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर गलतियां कम होंगी, समस्याएं नहीं होंगी, तो उनके समाधान कैसे आपको मिलेंगे। जब गलतियां होती हैं तभी उनके समाधान खोजे जाते हैं, फिर शिक्षक द्वारा उनको बताया जाता है, फिर उसे प्रयोग द्वारा व्यवहारिक रूप में तमाम तरह के विधियों द्वारा उन गलतियों को क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। ठीक है ना। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला, समूह में पत्तियों का संग्रह करना। देख लीजिएगा, इससे प्रश्न के उत्तर देने हैं। पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। अब ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। देख लीजिएगा, यहाँ प्रश्न क्या हो रहा है, थोड़ा सा बदल रहा है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना। ठीक है, तो ये सारे पत्तियों के नाम तो विश्व के सभी वैज्ञानिक नहीं याद कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग अब इसको रखते हैं क्वेश्चन मार्क में, देखते हैं शायद इससे भी बढ़िया विकल्प हो। नहीं होगा तो फिर हम इसी का चुनाव करेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं की बात हो रही है। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ठीक है, तो ये तो होता ही है कार्य का विस्तार। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, हाँ उनका होता ही है। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, यह भी होता है। इसलिए जो नहीं का उत्तर सबसे होगा, बेस्ट उत्तर आपका ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं करना चाहिए। पहला है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमको तुरंत पता चल गया, ये विकल्प तो एकदम ही गलत है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है ना, तो तुरंत ही ये विकल्प आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नई की बात करिए, इसलिए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए वाला और बी ऑप्शन जो है वो एकदम एक्यूरेट है, आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि आकलन करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम लोग इस चीज़ से वाकिफ भी हैं। क्यों? यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, तो सबसे बेहतर विकल्प कह रहा है यह बहुत सस्ता संसाधन है। तो समुदाय में सीखना सस्ता या महंगा वाली बात कभी नहीं होती, तो विकल्प गलत हो जाएगा। यह आसानी से उपलब्ध, ऐसा भी नहीं है। जो बड़े बड़े जो सेमिनार्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनमें जाने के लिए ही बहुत वो लगता है। यह आसानी से उपलब्ध, हर जगह रोड पे घूमते हुए उपलब्ध नहीं होता है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत से यंग जनरेशन के लोग होते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो सबसे बेहतर विकल्प आपका होगा, यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है।
ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, पढ़ने के दौरान आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि विकल्प गलत क्यों हो रहे हैं। अगर आपको विकल्प गलत होने के बारे में नहीं पता चला तो इसका मतलब आप केवल प्रश्नों को समझ नहीं रहे हैं, रट रहे हैं, ठीक है, और रटना यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं, एकदम रट डालिए इन प्रश्नों को। यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशन के बीच की औसत चाल क्या थी। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो सबसे पहले हम लोग दोपहर की दूरी निकाल लेंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 1:30 बजे का समय है, इसका मतलब दोपहर का ये क्या है आपका, ये दिखा रहा है आपका 1 सितंबर, ठीक है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो आपका अगस्त जो होता है वो आपका 31 का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यात्रा क्या हो रही है, 3 पार्ट्स में हो रही है। तो टोटल हम लोग देखेंगे कितना हो गया। तो अगर ये सारे समय को हम काउंट करेंगे तो टोटल आपका जो समय निकल के आएगा वो आएगा 42 घंटा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन करके रखी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। टोटल 42 घंटा आएगा और 2268 में, क्योंकि ये दूरी है, 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो 2268 में 42 से जब भाग देंगे तो ये आपका निकल करके दूरी आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन यहां पर सब में मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है। तो अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर में जब हमको बदलना रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करके 18 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता रहता है, या तो जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये होता है कि 54 में क्या हो जाता है 1000 बटे, क्योंकि 60 × 60 का गुणा कर देते हैं, तब भी आपका ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 8 से इसे कट जाएगा तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। निकल करके क्या हो जाएगा आपका, बहुत ईजी है कि किलोमीटर से फिर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए या तो आप 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा करके 18 से भाग दीजिए 5 से, या तो फिर आप एकदम जो जनरल प्रोसेस होती है कि आप उसमें क्या करिए कि 1000 का गुणा करिए और 1000 का गुणा करने के बाद आप क्या करिए 60 × 60 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तब भी निकल करके आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा लगभग 54,000 बटे 3600 का जब भाग देंगे तो 15 टाइम्स में क्या करेगा, वो कटेगा, ठीक है ना। शॉर्टकट फार्मूले में आप ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट फार्मूला होता है। अगला है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। चलिए देखा जाएगा भाई कैसे ये लोग यात्रा करते हैं, चलिए ठीक है। तो गया, अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा, आप लोग भी इसको बता सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मैप की तरफ, क्योंकि हमको मैप के माध्यम से समझ में आएगा कि वो है क्या। तो भाई अगर हमको देखें तो यहाँ पर दिल्ली आपका पॉइंट आउट होता है, ठीक है ना। तो दिल्ली यहाँ पे आपका पॉइंट आउट होता है और दिल्ली से फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेन्नई की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली में किस नदी का प्रवाह है, यमुना नदी का प्रवाह है। गंगा का कोई भी लेना देना दिल्ली से नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो फिर हमारे रास्ते में कौन कौन सी नदियाँ पड़ रही हैं। पहले तो आपको क्या पड़ रही है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो इसका मतलब केवल एक ऐसी नदी है नई दिल्ली से चेन्नई जाते समय जो है गंगा रिवर, क्योंकि गंगा जो होती है जब यहाँ से निकलती है गौमुख से और होते हुए यहाँ से टर्न करते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, गिर जाती है। देखिए इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ से होते हुए पूरा गंगा नदी बिहार पश्चिमी बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में क्या होती है और यही डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसका मतलब यह जो जर्नी होगी उसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा ये सब मिलेंगी, लेकिन गंगा नदी यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। देखिए रिवर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी बढ़िया से। अगर पर्यावरण के 30 में 30 क्वेश्चन सही करने हैं तो थोड़ा ज्योग्राफी आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम आपके दिमाग में बैठ गया तो हम अपने प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, गंगा। क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा तीनों नदियां क्या हो रही हैं, आपके रास्ते में मिल रही हैं।
अगला है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो आपको सभी लोगों को पता है कौन सा है, लद्दाख, ठीक है ना। और देखिए ये है आपका, और चाइना से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आजकल जो वर्तमान में चल रही हैं लद्दाख रीजन में ही चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये ठंडा रेगिस्तान है, खुला रेगिस्तान है, तो यहाँ पर क्या होता है देख लीजिए, ये पूरा सेक्टर क्या है, लद्दाख सेक्टर है, और कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी ये क्या है, फेमस है। अगला है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, बहुत फेमस है ये चैप्टर, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय वो कौन थे, तो क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। वो उनकी मृत्यु के समय ये क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। अगला है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं की बात कर रहा है। पहला है आलू और चिप्स। हाँ भैया, आलू को अगर हम क्रश कर देते हैं तो चिप्स बन जाता है, तो हम उसको संरक्षित करके लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ कर सकते हैं, तो यह विकल्प तो नहीं होगा। फिर है दूध, पनीर, यह लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, तो ये डाउट में आ गया है। अगला देखते हैं, सेब और जेम। हाँ, सेब और जेम भी रखा जा सकता है, एक एक साल तक लोग चलते हैं। कच्चा आम का अचार, यह भी लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, तो सही विकल्प क्या होगा, दूध। अगर यहाँ पर दूध की जगह पर होता मिल्क पाउडर, ठीक है, तो यह भी विकल्प क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगली बार प्रश्न में शायद हो सकता है कि कोई और ऐसा विकल्प दे दे और दूध की जगह क्या कर दे, मिल्क पाउडर, और आप हड़बड़ा करके पनीर के वाला या कुछ और लगा के चले हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि दूध का भी संरक्षण किया जा सकता है, किस रूप में, मिल्क पाउडर के रूप में। अगला है, घरों के नीचे दिए गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ठीक है। दूसरा है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इस सारे पॉइंट को क्या करिएगा, आप एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, और भी जो प्रश्न आपके इस तरह के आते हैं उनके भी सारे पॉइंट्स को एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे पॉइंटों को मिलाकर ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक का क्या होता है, निर्माण होता है। और प्रश्न नए नहीं आते हैं, प्रश्न उन्हीं के अंदर होते हैं, बस हमको उसको अलग तरीके से क्या करना होता है, खोजना पड़ता है। तो अब देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। हाँ, ये एकदम सही होता है, ये लेह और लद्दाख के घरों में ऐसा विशिष्टता पाई जाती है। तो अब मुझे पता चल गया कि भैया ए विकल्प तो एकदम सही है। तो क्या इसमें ए है, नहीं है, इसमें ए है, हाँ है, इसमें ए है। तो मतलब अब हमें फाइट किस में करनी है, केवल 3 में करनी है। चलो, एक 4 से भले 3। अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, ठीक है ना, तो ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। असम वाला जब हम लोग देखे थे वहाँ पर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है ना। बर्फबारी होती है और घर जो होता है मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं, ठीक है, और घरों के निचली जो मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है, तो यह विकल्प भी ये सही नहीं है। तो बी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि बी यहाँ पर है, तो ये विकल्प भी अपने आप क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर घर बने होते हैं, तो ऐसा कहीं पर भी हम लोग नहीं पढ़ के आए हैं कि 10 से 12 फुट, क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक पहले से पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ ले चल रहा हूँ। तो आपका पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, हाँ ये बात एकदम सही है। और लकड़ी के क्या होते हैं, फर्श होते हैं, यह भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब आपका ए डी ई, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, बाकी ऑप्शन आपके सही नहीं है। अगला है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और
कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी क्या करता है, सेता है। यह पक्षी कौन सा है, तो आपको पता ही होगा कि यह कौन सा है, द कोयल बर्ड। ठीक है ना, कोयल बर्ड ही ऐसी होती है जो अपना घोंसला नहीं बनाती और वो कौवे के ही क्या कहते, घोंसले में क्या करती है, अंडे दे देती है और बेचारा कौवा उसको क्या करता है, पालता है, पोसता है। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, गेहूं बीज होता है, हाँ होता है। काली मिर्च का भी बीज होता है, हाँ होता है। सौंफ भी बीज होता है, केवल एक साबूदाना होता है उसका वो बीज नहीं होता है। ये एक तरह से क्या होता है, एक मांड होता है। ठीक है ना। और किस पौधे से प्राप्त होता है, साइकस। आप ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। साइकस के पौधे से प्राप्त होता है। और साबूदाना को क्या कहा जाता है, सैंगो भी कहा जाता है। ठीक है ना, सैंगो भी कहते हैं। और यह पौधे की जो उसका तना होता है उसी के मांड से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ साइकस कैसा होता है। देखिए ये है आपका साइकस का। ठीक है ना, देखिए। और इसी के जो होते हैं, इसी के जो मांड होते हैं उसी से क्या निकाला जाता है, जो आपका निकलता है, क्या कहते हैं उसके, जिसको आप लाशा भी कह सकते हैं, या उससे निकला हुआ जो मांड होता है, उसके निकला हुआ द्रव्य होता है, उसी से क्या होता है, साबूदाने का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। तो चलिए ये आप देख लीजिए, ये साइकस का पौधा है और बराबर पूछता भी है एग्जामिनेशन में इसके बारे में, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान होना भी चाहिए। अगला है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। चलो भाई हम भी चलते हैं केरल। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसे गिरिनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों जैसे से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो दोस्तों आप लोग लगा ही सकते हैं अनुमान, कौन सा वृक्ष देखा होगा, नारियल का। क्योंकि सेब का तो वहाँ पाए नहीं थे क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर और वातावरणीय दशा जो है वो नहीं अनुकूल होती है। लीची के भी अनुकूल नहीं होती है, चीड़ के भी नहीं होते, क्योंकि जो चीड़ के पेड़ होते हैं वो शिमला में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है, जबकि वहाँ टेम्परेचर क्या है, अधिक है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो भारत की संरचना है, तो अगर यहाँ पर आपका केरल है तो ये विषुवत जो रेखा होती है, आपकी भूमध्य रेखा होती है, उससे नज़दीक होता है, जिस कारण यहाँ पे तापमान भी क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है, वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, नारियल का होगा। चलिए देख लेते हैं केरल के नारियल के पेड़ों को। देखिए केरल बहुत खूबसूरत है, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए आप एक बार ज़रूर जाइएगा देखने। केरल बहुत ही मनमोहक जगह है, आपको देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है। ठीक है, हम लोग भी एक लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। देखिए ये आपका क्या है, केरल के क्या है, वृक्ष हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पूरे पूरे नारियल के वृक्ष हैं। बहुत ही खूबसूरत आपका क्या है, एक स्टेट है। अगला है, बच्चे द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर क्या होता है, बीज। ठीक है, ये गलत हो गया है, बीज होता है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से सीधे सीधे आ जाते हैं। टमाटर होता है, नाशपाती में भी बीज होता है, चीकू में भी बीज होता है, भिंडी का भी बीज होता है, करेला का भी होता है, खीरा का भी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही फेमस है ये है पोचमपल्ली और कलमकारी। अब ये पूछ सकता है कि ये कहाँ का है, तो ये प्रश्न भी आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो देखिए उत्तर भी यहीं पे छिपा है, आंध्र प्रदेश की ये क्या है, जो आपकी संरचना है, जो साड़ियाँ हैं। अब चलिए हम लोग देख ही लेते हैं कि पोचमपल्ली और कलमकारी होती कैसी हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ होती हैं। जब भी आपको मौका मिले कभी ख़रीदने का तो आप ज़रूर खरीदे। देख रहे हैं ये जो इसकी जो क्राफ्टिंग होती है, इसकी डिज़ाइनिंग होती है, वो बहुत ही शानदार होती है। और हाई लेवल सोसाइटीज़ में आप देखेंगे जो अधिकतर लोग होते हैं इसका ज़रूर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारी सभ्यता और परंपरा की क्या मानी जाती है, प्रतीक भी मानी जाती है। देख रहे हैं पोचमपल्ली साड़ी। और देखिए कलमकारी, ये हाथ से कढ़ाई की जाती है, देखिए इसीलिए इसका नाम क्या है, कलमकारी। देख रहे हैं ये बहुत अच्छी कलाकारी की जाती है, हैंडमेड क्राफ्ट्स होते हैं ये सब। और देखिए और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और ये 2016 में आईएएस या 2016 या 2014 में ये आईएएस में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये लगातार बड़े एग्जामिनेशन में भी ये छाए रहते हैं क्वेश्चन, ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा।
मैंने दिखाया इसलिए कि आपके दिमाग में बैठे कि हाँ वाकई में ऐसे ही होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है? तो आपको पता ही है कि आपका पानी जब इकट्ठा होता है तो कौन से होते हैं? मलेरिया होता है। तो हम लोग सीधे उत्तर पे आ जाते हैं, मलेरिया। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका क्या है? ठीक है। तो उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी और कर्नाटक कथक नहीं सही लग रहा है। ए ऑप्शन जो है असम का बिहू, बहुत फेमस ये डांस है और ये साल भर में 3 तरह के क्या किए जाते हैं, बिहू डांस क्या होते हैं, मनाए जाते हैं। इसको भी आप लोग एक बार जरूर देखें। देखिए ये बिहू डांस होता है असम का, और 1 ईयर में क्या होता है 3 टाइम्स क्या होते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के बिहू जो नृत्य है त्यौहार मनाए जाते हैं, और वहाँ का सबसे प्रसिद्ध ये क्या है, नृत्य भी है। ठीक है ना, असम का बिहू। देख लीजिए डांस। अगर ये इमेज आपके दिमाग में चल गई तब भी आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर ने कुछ दिखाया था असम का, तो असम में बिहू नृत्य के बारे में बताया था। अगला है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? चलिए देखते हैं। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, ऐसा तो कहीं नहीं होता है, तो पहले ही गलत हो गया। आगे देखते हैं। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसको हो सकता है, इसको सस्पेंस रखते हैं। आगे देखते हैं। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, तो एकदम ही ब्लंडर गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होते नहीं, पर्वत पहाड़ भी उपलब्ध होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। तो केवल अब निकल के सही उत्तर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं एस्किमो के घर। देखिए ये एस्किमो है और इसने अपने घर को क्या किया, देखिए ये बनाया हुआ है बर्फ का, जो होती है अंदर की जो हवा होती है उसको बाहर जाने से रोकती है, जिससे फिर अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, वो नियंत्रित रहता है। इनके घरों को क्या कहते हैं, इग्लू। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो बरगद का जो पेड़ होता है वो तो सभी को पता है कि उसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। तो आगे देखते हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। हाँ, बरगद के पेड़ पे आप क्या कहते हैं, झूल भी सकते हैं, झूले के समान उसकी पूरी जो होती है लच्छेदार जो होती हैं लटकती रहती हैं। तो एकदम सही विकल्प है, हमें नहीं खोजना है। तो ये आगे बढ़ते हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। हाँ भाई, बिना जमीन के भीतर तो खड़ी ही नहीं हो सकती। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यह विकल्प भी आपका उचित नहीं है। ठीक है, तो सही आपका जो होगा इसमें नहीं वाला उत्तर कि जड़ें भोजन का क्या करती हैं, भंडारण करती हैं। ठीक है, जो गलत है। अगला प्रश्न है, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है भाई, मान लीजिए अपने आप को एक शिक्षक अभी से, और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो भैया धीमी गति वाले उस करेंगे तो तेज गति वाले कहाँ जाएंगे? तो यह विकल्प तो अपने आप ही क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। तो भैया विस्तृत नोट्स तैयार कर देंगे मतलब कि नोट्स बनाना ही मुख्य मुद्दा रहेगा, तब ये भी तो गलत हो रहा है। शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल ऑब्लिक विवरण तैयार करना, ये सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन हो सकता है फिर आगे भी देख लेते हैं। पहले से पाठ योजना तैयार करना सही तो है, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि उनका समाज जो आपका सामाजिक है, सांस्कृतिक है, प्रोफाइल और विवरण पूरा क्या करना, बायो बेस्ड डाटा क्या करना, तैयार करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतःवस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां पहला, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। दोस्तों लग तो रहा है कुछ काम का, लेकिन अभी इसको हम सस्पेंस में डाल के छोड़ते हैं। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं। ठीक है, यह भी कुछ ठीक ठाक लग रहा है।
विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। और चौथा है सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि भैया ए और बी तो एकदम परफेक्ट विकल्प हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन मुझे लगता है कुछ डाउट है, यहाँ पर डी होना चाहिए। अब आप लोग सही उत्तर दे सकते हैं कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। ठीक है ना, तो ये आपका ए, बी और डी होगा, सी नहीं होता है, क्योंकि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या की जा सकती है, ये एकदम गलत होता है, नहीं की जा सकती है। ठीक है, सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण करती है, यह विकल्प भी एकदम सही है और ए विकल्प भी बहुत अच्छा सही है। तो ए और डी भी सही है और बी भी सही है, तो सही विकल्प आपका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ए, बी और डी। ठीक है ना, ये सी नहीं था, ये आपका क्या था, डी था, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण, मतलब पेट्रोल और डीजल के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को श्रेष्ठ पाते हैं। ठीक है, किसको श्रेष्ठ पाते हैं, देखिए संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र और आपका क्या कहते हैं पाठ्य पुस्तक। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पोस्टर भी इंपॉर्टेंट होता है और समाचार पत्र होता है। बहुत सी किताबें पोस्टर को मानती हैं और बहुत सी किताबें समाचार पत्र को मानती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रख के इस प्रश्न का उत्तर मानना है। अगर पिछले कई एग्जामों में आयोग ने अगर समाचार पत्र माना है तो आप समाचार पत्र मान लेंगे, अगर पोस्टर माना है तो पोस्टर मान लेंगे, अगर ये दोनों माना है तो दोनों उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब किताबों का अध्ययन किया तो उसमें पोस्टर को भी सही बताया गया है और समाचार पत्र को भी क्या किया गया है, सही बताया गया है। और दोनों तरफ से बी और सी दोनों विकल्प क्या किए हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं और दोनों ही परफेक्ट विकल्प हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी की बुक्स में आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, हो सकता है न्यू चेंजेस कुछ हुए हों, तो जिस हिसाब से आयोग मानता है उसी हिसाब को आपको, मैंने आपको सही विकल्प बता दिया है कि दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। दोनों विकल्प एग्जामिनेशन के दृष्टि से किताबों में पाए जाते हैं। अगर यहीं डी ऑप्शन की जगह बी और सी दोनों होता तो मैं दोनों का क्या कर लेता, चुनाव कर लेता। अगला है कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। आपको पता ही है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर आप सभी लोग। ठीक है, तो इन फोल्डरों को कहा जाता है आप पोर्टफोलियो। ठीक है, मैं इसीलिए आपका था पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें आप अपना पूरा बायोडाटा क्या करते हैं, दत्त कार्य मतलब होता है असाइनमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, तो दत्त कार्य भी इसमें क्या होता है, सही होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतर होता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के द्वारा आप बताते हैं कि आपने किन किन गतिविधियों को किया और किन किन गतिविधियों में आपकी क्या रही है, संलग्नता रही है, जिसके द्वारा आपने उन चीज़ों को क्या किया है, किया हुआ है। सबसे बेहतर विकल्प आपका होगा पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो नहीं होता तो हम दत्त कार्य को क्या करते हैं, जरूर चुनते हैं, लेकिन उससे बेहतर विकल्प हमारे पास है, इसलिए हम पोर्टफोलियो को ही चुनेंगे। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का ऑब्लिक के क्या कारण हो सकता है, ऑब्लिक सकते हैं। पहला, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। ठीक है, तो कुछ ठीक तो लग रहा है, लेकिन हम तुरंत इस पे विकल्प पर नहीं पहुंच सकते कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यह घटना इस स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, यह भी ठीक लग रहा है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, हाँ यह भी देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। ठीक है ना, तो आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा का इस स्पेसशिप के जो अनुभव होते हैं उसके में भी क्या होता है, रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि इसमें सही उत्तर क्या।
ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण की, देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वहां काम तो करता है, लेकिन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा, ठीक है ना। तो हम अवधारणा के बारे में नहीं इसमें क्या करेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का विषय हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ही इंपॉर्टेंट होंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ठीक है, तो चलिए चुना जाए। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ठीक, प्रश्न अभ्यर्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग सही बताइए क्या कह रहा है, प्राथमिकता वाला कौन सा है उसे चुनिए। और यहाँ पर देखिएगा एक शब्द लिखा है कम, तो सबसे ज़्यादा कम जो होगी प्राथमिकता वाला, यही विकल्प निकल के आता है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जाए, जबकि सीमित करने से उनकी अभिव्यक्ति को अवसर ही नहीं प्राप्त होगा, उनका उद्देश्य ही नहीं पूरा होगा, तो तुरंत ही गलत हो जाता है। तो सबसे कम वाला क्या है इसमें, यही विकल्प है। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ठीक है, अब आप सामाजिक अध्ययन के एक शिक्षक हैं, आपको क्या क्या चाहिए, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों को के समूह अलग अलग हों। ठीक है, अगला, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए जाएं। केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ये सबसे बेहतर विकल्प निकल करके आ रहा है। बाकी पहला विकल्प में सुनिश्चित करें लड़कियों, ये तो एकदम क्या कर रूढ़िवादिता को आग बढ़ावा दे रहा है। उनके अंक के अनुसार तो फिर जो अच्छे भी स्टूडेंट होंगे, अंक जिनके ज़्यादा होंगे उनको दिया जाएगा, बाकी लोग कहाँ। केवल 2 समूह बनाए, ऐसा भी नहीं होता, कई ग्रुप्स में क्या होती हैं चीज़ें बनती हैं। इसीलिए ये तीनों विकल्प क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, और केवल डी सही विकल्प के तौर पे सामने आपके आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए सर, नहीं की बात कर रहा है, कह रहा है यह शिक्षार्थियों में वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। हाँ, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी सांस्कृतिक कल्चर होते हैं, उसको पूरा करती है। ठीक है, यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को सम्मिलित करती है, तो 100% क्या है, सही है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये एकदम गलत है कि केवल परिभाषा और अवधारणाओं पर ही ध्यान केंद्रित करती है, बाकी चीज़ों से कोई वैल्यू नहीं होती है। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, यह भी 100% सही है। इसका मतलब अगर नहीं का उत्तर पूछ रहा है तो सी इसका क्या होगा, सबसे सही विकल्प होगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। ठीक है, अब देखते हैं कि एनसीएफ किसे प्रस्तावित नहीं करती। बच्चे के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, तो भैया ये तो एनसीएफ एकदम करती है। हस्तपरक क्रियाकलाप, यह भी करती है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यह नहीं करती है। विषयानुसार उपागम, यह भी करती है। तो इसका मतलब होगा कि जब नहीं का प्रश्न आ गया है तो ये सी इज द राइट आंसर। अगला है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ठीक है, पहला है स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ, ये तो सही लग रहा है कुछ, आगे देखते हैं। स्थान की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, हाँ दूरी और दिशा का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, पैमाना भी आना चाहिए। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा ड्राइंग स्पष्ट नहीं बना तो क्या इसमें मेरा कौशल प्रभावित हो जाएगा, नहीं। तो यह विकल्प तो एकदम गलत हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो रहा है, तो डी तो कट गया, और ए एकदम सही है, बी भी सही है और सी भी सही है।
तो ए बी तो हो गया, तो ये इसमें सी नहीं है तो इसको भी हटा देंगे, ये सी अकेला ये भी हटा देंगे, तो केवल एक बी ऑप्शन बचा, कौन सा, ए बी सी। डी अपने आप ही पहले से क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। देख रहे हैं इस पूरे पेपर में नहीं के प्रश्न खूब पूछा है, खूब दिमागी कसरत आप लोगों से करवा रहा है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों, ठीक है ना, प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित आपका करना, ठीक है ना। तो ये सबसे, अब इसमें कह रहा है नहीं का प्रश्न पूछा है, तो अवलोकन तो किया जाता है, तो ये तो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब परिवेश के प्रति संवेदनशील बनना, भौतिक, यह भी किया जाता है, यह भी सही हो जाएगा। पर्यावरण को खोज के लिए अवसर प्रदान करना, तो यह भी सही हो जाता है। तो केवल एक विकल्प आपका बचता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि विज्ञान की आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना इससे संबंधित उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यह आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे, ये आपके आए हुए थे एग्जामिनेशन में, जिसका हम लोगों ने पूरा बृहद डिस्कशन किया है मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए हम अपनी यहीं पे इस पर्यावरण की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम लोग नए प्रश्नों के साथ फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।